हेलो एवरीवन, वेलकम टू द महामना एकेडमी। माय नेम इज़ विविध मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में एक टॉपिक चैप्टर पढ़ा था सेट्स। सेट्स क्या होता था? सेट्स होता था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। देख लेते हैं एक बार। सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि यूनिक डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, जहाँ पे ऑर्डर हम लोग का मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए। हम लोग मतलब जो सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? किसी लेटर से ही करते थे, कैपिटल लेटर से। हमने यहाँ पे इसको ए कर दिया। अब हम जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट या यूनिक ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमने क्या किया, इसी ए को ऐसे लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू 2,3,1। ठीक, या क्या लिखा हमने? पहले क्या था? पहले था 1, 2 और 3। हमने कैसे लिख दिया? 2, 3 एंड 1। यहाँ पे सेट तो ये भी है, सेट ये भी है। यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। अब चाहे हम इसको ऐसे भी लिख दें, ए इज इक्वल्स टू 3, 1, 2। ठीक है, तब भी ये सेट ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ा था क्लास 11th में टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? किसी भी दो एलिमेंट्स को जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। अब देख लेते हैं एक बार डिफिनीशन से। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिफर्स टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर क्रिएटेड बाय टेकिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट होता है सभी ऑर्डर पेयर्स का। जो ऑर्डर पेयर क्या होंगे? ऑर्डर पेयर हम किसी में दो सेट लिए, हमने उसका पहला एलिमेंट पहले पोजीशन पे रख दिया और पहले सेट का सारे एलिमेंट्स पहले पोजीशन पे रख दिए, दूसरे के दूसरे पोजीशन पे, तो वो कहलाते हैं ऑर्डर सेट। अब जैसे ऑर्डर सेट एक बार देख लेते हैं पहले। ठीक है, ऑर्डर सेट द पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इंक्लोजिंग द पेयर इन पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस यानी कि ये, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, कोई यहाँ पे क्या लिखा है, पेयर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स होता है। अब दो सेट्स हैं तो उसका एक एक हमने एलिमेंट ले लिया, तो वो उसका हमने पेयर बना दिया। अब जैसे मान ले हमने एक ए सेट लिया 1, 2 एंड 3। ठीक, हमने एक सेट ए लिया 1, 2 एंड 3। अब हम एक बी सेट ले लेते हैं, ए और बी। ऑर्डर पेयर क्या कहता है? ऑर्डर पेयर कहता है कि हर मतलब दोनों सेट्स का एक एक एलिमेंट लेना है और उसका पेयर बनाना है। हमने ऑर्डर पेयर का पेयर बनाना चालू किया। हमने यहाँ से 1 उठाया, 1। ठीक, 1 हमने, अब देखो ए का एक एलिमेंट हो गया। अब हमको दूसरा एलिमेंट किसका चाहिए? दूसरे सेट का। हमने क्या किया, हमने ए ले लिया, 1, ए हो गया। अब दूसरा अगर ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हमने ए का एक एलिमेंट ले लिया 2। ठीक, हमने बी का एक एलिमेंट ले लिया ए। अब देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट दोनों सेट से आ रहे हैं। 1 ए का है और ये स्मॉल ए बी सेट का है। ठीक, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लिखें तो ये हो जाएगा 3, ए। पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा एलिमेंट बी सेट का। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो ए तो हो गया हम लोग का, लेकिन ऑर्डर पेयर में क्या कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट का पेयर बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमने ए का तो पेयर बना दिया सबसे, अब हमको बी का पेयर बनाना है। हमने क्या किया, 1, बी लिख दिया ए की जगह पे, 2, बी और 3, बी। अब देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स पहले रखे। देखो हमने ए के एलिमेंट्स पहले रखे, 1, 2 और 3। एक एलिमेंट्स पहले रख दिए और कहा गया है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होने चाहिए। हमने बी के एलिमेंट्स बाद में रख दिए, ए ए ए। ठीक, और देखो इधर बी बी बी, ये हमने बाद में कर दिया और पेयर बना दिया। तो ये एक हो गया ऑर्डर सेट, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्रिएटेड बाय टेकिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द सेट। हमने दोनों देखो यहाँ पे क्या किया था, हमने दोनों सेट से के सारे एलिमेंट्स लेके ऑर्डर पेयर बना लिए। अब अगर हम इसका वो करें क्या,
अब अगर हम इसको लिख दें कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे कॉमा भी आएंगे, ठीक, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा और छठा, ये हम लोग के ऑर्डर सारे ऑर्डर पेयर हो गए। हमने उसका एक सेट बना दिया, वो हम लोग का हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी देख सकते हो ऑर्डर पेयर का कि ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर पेयर विद ए एज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी एज द सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए को हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है और बी को हमने सेकेंड एलिमेंट लिया है, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ ए हैज एम एलिमेंट्स, मतलब ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मिनट, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है, ठीक, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम हो गए एंड सेट बी हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, सॉरी एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हो गए, एन हो गए। तो दियर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज एम क्रॉस एन पेयर्स, मतलब जो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे एम क्रॉस एन। हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए था एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी था एन, सॉरी एक मिनट फिर से लिख दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए था एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी था एन, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, एम क्रॉस एन, क्या होगा, एम क्रॉस एन, ठीक। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एन, तो दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसके एलिमेंट्स कितने आएंगे, एम क्रॉस एन। अब आगे देखते हैं, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब ये रिलेशन पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इज यूज्ड इन रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स। जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ में काम आता है, वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने में काम आता है, या क्वांटिटी विद ईच अदर, मतलब क्वांटिटी या किसी ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करने में काम आता है। सपोज टू सेट्स आर कंसीडर्ड, हमने दो कोई सेट ले लिए, ठीक है, एक मिनट, सपोज टू सेट्स आर कंसीडर्ड, हमने कोई दो सेट ले लिए, ए सेट लिया हमने 1,2 और बी सेट ले लिया हमने ए कॉमा बी, ठीक। द रिलेशनशिप बिटवीन देम विल बी इस्टेब्लिश्ड इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, मतलब रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा। जैसे माना कि हमने 1 बी से रिलेशन वो कनेक्ट हो रहा है और 2 ए से कनेक्ट हो रहा है ना, तभी रिलेशन होगा। और कंडीशन एक और है कि ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ए जो है वो फाई सेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक। सेम बी के साथ होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जैसे था, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बी भी है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट होगा तो वो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या क्या कहेंगे, आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, मतलब कि जो रिलेशन आर है, हमने माना कि ये कोई रिलेशन आर है ए टू बी, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, रिलेशन आर सच दैट विच कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, ऑब्टेनिंग बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। एक्स क्या है, एक्स जो है वो एलिमेंट है एक ए का और बी है एलिमेंट वाई का, सॉरी वाई है एलिमेंट बी का। यहाँ पे क्या कहा गया कि इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑर्डर पेयर बनना है, जैसे मान लो कि यही एक बन गया, तो ये एक रिलेशन मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के एलिमेंट्स हैं, अलग अलग हैं,
ए में वाई आ रहा एक्स आ रहा था, बी में वाई आ रहा था, हम दोनों ने इनका रिलेशन दिखा दिया और वो हमने बता दिया कि ए ये हो गया, हमने इसका एक सेट बना दिया। ठीक है, हमने इसका एक सेट बना दिया। तो ये क्या हुआ है, तो देखो अगर यहाँ पे मान लिया कि कई सारे एलिमेंट्स थे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता, बड़ा बनता। हमने उसका एक एलिमेंट लिया यानी कि उसका एक सबसेट उठाया और उसका हमने वो बना दिया, सेट बना दिया। तो ये हो गया हम लोग का रिलेशन। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता नहीं कितने होते, तो जैसे हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या पढ़ा था, एम क्रॉस एन पढ़ा था। हमने क्या किया, एम क्रॉस एन से एक हमने एलिमेंट ले लिया, एक ऑर्डर पेयर उठा लिया, उसका सेट बना दिया, वो हो गया रिलेशन। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कह रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग रिलेशन कैसे बना रहे थे, ए टू बी बना रहे थे। कोई दो सेट्स थे, एक सेट ए था एक सेट बी था। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सेट ए का ही रिलेशन ए के साथ ही दिखा दिया। मतलब ए का रिलेट, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रिलेट कर रहे हैं, हमने दिखाया कि ए के साथ कितने एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इज स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए। मतलब इसको क्या कहेंगे, ये अगर ऐसे लिखा जाए तो ये होगा रिलेशन, रिलेशन ऑन ऑन ए, इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन ऑन ए। ठीक है, एंड इट कैन बी सेड दैट रिलेशन इन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब जैसे कि वहां हम लोगों ने देखा था कि नंबर रिलेशन क्या होता था, सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हम लोगों ने यहाँ पे ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और हमने कोई रिलेशन दिखा दिया, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पे सेट्स क्या है, ए और ए, एम्प्टी सेट और ए क्रॉस मतलब यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। या कार्टेशियन प्रोडक्ट आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस, मतलब ये कोई एक्सट्रीम रिलेशंस होते हैं, या तो एकदम नहीं होंगे या तो एकदम मतलब सारे ही एलिमेंट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं, एक होता है एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। अब एक एक करके हम लोग इनको भी देख लेते हैं, ये क्या है। ठीक, एम्प्टी रिलेशन, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट कर ही नहीं रहा है। हमने माना कि एक ये सेट हो गया ए और ये एक सेट हो गया बी, सॉरी ए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 1 2, इधर भी आएगा 1 2। हमने कोई रिलेशन बनाया, हमने ट्राई किया बनाने का। ठीक है, हमने कोई रिलेशन ट्राई किया बनाने का, हमने देखा कि ए का कोई भी एलिमेंट इससे, जैसे मान लिया कि 1 ना 1 से रिलेट कर रहा है ना 2 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, हमने ट्राई किया 2 से का हो तो बन जाए, हमने 2 का रिलेशन ट्राई किया तो वो भी ना 1 से बनना है ना 2 से बनना है। जब कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, हम लोग के पास कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा नहीं, तो आर क्या बनेगा, आर हम लोग का बनेगा एम्प्टी सेट यानी कि फाई। ठीक, जिस तो हाँ, और हम लोग फाई सेट को क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे हम लोग एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे भी ये सबसेट तो है ही ए क्रॉस ए का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। क्यों, देखो सब जितने भी रिलेशन तुम बनाओगे है ना, वो सारे चाहे तुम उसमें ए क्रॉस ए ही क्यों ना रख लो और चाहे तुम फाई क्यों ना रख लो, वो सबसेट हमेशा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ if each element of A is related to every element of B, A। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, हमने माना एक कोई सेट A हो गया, ये हो गया 1 2, एक और सेट ले लिया हमने 1 2। ठीक है, हमने ट्राई किया कि रिलेशन कोई बनाया हमने एक टू A। ठीक है, हमने 1 पहले आउटपुट डाला तो हमको मिला 1 के साथ रिलेशन और 2 के साथ रिलेशन 1 का। हमने फिर 2 डाला तो इधर भी 1 के साथ रिलेशन बना और 2 के साथ रिलेशन बना। अब देखो यहाँ का हर एक एलिमेंट
इधर के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इधर के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब इधर का हर एक एलिमेंट इधर के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेट करे तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। और तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे रिलेशन में, इस वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। मतलब अगर दोनों रिलेशन कहीं मिल रहे हैं, है ना, तो उनको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हमने माना कि कोई एक सेट है ए, ठीक, ए ही ले लेते हैं, ए कॉमा बी, ए और बी, ठीक है। और इधर हमने एक और ले लिया ए कॉमा बी। हमने दो सेट लिए, मतलब सेट तो एक ही है, हमने उसको दो बार लिखा रिलेशन दिखाने के लिए। हमने देखा कि ए का हमने कोई रिलेशन दिखाया, ठीक है। अब वो हमने ए डाला तो ए से रिलेट किया, बी डाला तो बी से रिलेट किया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए। यहाँ ये मान लो कि ए जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए जो ए में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर क्या बनेगा, आर हम लोग का बनेगा ए कॉमा ए और बी कॉमा बी। हम लोग के पास ये रिलेशन में ना, हम लोग के पास ए कॉमा ए है, ठीक, हम लोग के पास बी कॉमा बी है, ठीक है। क्या हम लोग के पास और कोई एलिमेंट आ सकता है इसमें? जब कोई और यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, अगर हम यहाँ पे सी कर दें, ठीक है, हमने दोनों तरफ सी कर दिया, तो यहाँ पे हमको फिर अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो वहाँ पे हमको सी कॉमा सी भी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट के लिए जो ए में है, अगर हम यहाँ से सी कॉमा ये वाला ऑर्डर पे हटा दें, है ना, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी वाला पेयर, यहाँ पे सी वाला पेयर छूट जाएगा, है ना, तो हमको यहाँ पे सी कॉमा सी रखना ही पड़ेगा। हाँ, एक और बात, अगर जैसे हमने माना एक आर डैश है, ठीक, हमने क्या किया, हमने लिखा कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। हमने एक और एलिमेंट दिखा दिया कि जैसे मानो ये रिलेशन ऐसे कर रहा था, एक ये ए बी के साथ भी रिलेट कर गया, ए कॉमा बी भी हो गया, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? यहाँ पे देखो ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है, बट ए कॉमा बी भी है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? ये जरूर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ हमको किसी अदर ऑर्डर पे या उसके क्या एलिमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, हमसे सिर्फ इतना कहा गया है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, जहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो हो वो मतलब इस कंडीशन को फॉलो करे। अब देखो ए फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है, सी फॉलो कर रहा है, यहाँ हमारे पास तीन एलिमेंट्स थे, वो तीनों फॉलो कर रहे हैं, बाकी इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब इसमें तुम चाहे बाकी सारे एलिमेंट्स जोड़ दो, तब भी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू आर, अगर ए वन कॉमा ए टू आर में बिलोंग करे, तो अगर सिमेट्रिक होना है किसी रिलेशन को, तो ए टू कॉमा ए वन को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे किसके लिए? हर एक ए वन कॉमा ए टू के लिए जो ए में बिलोंग करेंगे। अब देखो मानो कि हमारे पास एक मिनट, एक ये है ए और ये इधर भी हमने ले लिया ए, ठीक है, ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू। रुको एक मिनट, 1 2 1 2, हमने कोई रिलेशन दिखाया, ठीक है, हमने कोई रिलेशन दिखाया, हमने देखा
कि 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है। सॉरी। तो आर को हम लोग क्या लिखेंगे, आर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 2, 2, 1, यही तो लिखेंगे। 1 का 2 के साथ रिलेशन बना, 2 का 1 के साथ रिलेशन बना, हमने लिख दिया। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि A1, A2 भी आर में बिलोंग करे, तो सिमेट्रिक के लिए तो A2, A1 को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। हमने देखा A1, A2 बिलोंग करा आर में, यानी कि 1, 2 आर में बिलोंग किया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, A2, A1 को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा। यही तो कंडीशन कह रहा है कि अगर A1, A2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो A2, A1 को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा। यहाँ देखो A1, A2 आर में बिलोंग किया, A2, A1 आर में बिलोंग किया, ये कंडीशन मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। हाँ, अगर आगे भी कोई एलिमेंट बन रहा है, जैसे हमने मान लिया कि इसी में एक और एलिमेंट हम जोड़ दें, तो हमने मान लिया कि जोड़ा 1, 3, ठीक है। तो अब क्या ये सिमेट्रिक है, ये अब भी सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर तो हमको ऐसा मिल रहा है ना, जहाँ पे A1, A2 और A2, A1 आर में बिलोंग कर रहे हैं, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। हमको अगर एक भी एलिमेंट, एक भी ऐसा पेयर मिल रहा है ना, तो वो सिमेट्रिक होगा। फिर बाकी उसमें कोई पेयर रहे या ना रहे, हमको उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है कि A2, A1 अगर आर में बिलोंग करे और A1, A2 अगर आर में बिलोंग करे और A2, A3 आर में बिलोंग करे, तो A1, A3 को आर में बिलोंग करना पड़ेगा फॉर ऑल A1, A2 एंड A3, ठीक है। मानो कि जैसे यहाँ से समझते हैं, एक ये हमने A ले लिया, ये एक और A आ जाएगा, ये हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। हमने कोई रिलेशन दिखाया आर, ठीक है। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं जब डायग्राम में समझते हैं। हमने देखा कि 1, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2, 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा कि 1 नहीं, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, 1, 3 के साथ भी रिलेट करे, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर ये ऐसा उल्टा जेड बन रहा है डायग्राम में, तभी माना जाएगा कि ये रिलेशन वो है क्या, ट्रांजिटिव है। देखो अब अगर हम इसको इधर लिखें, उसमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन, जैसे हम लोगों ने सेट में पढ़े थे ना, दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो वही इधर जितने हम लिख रहे हैं वो सारे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। हमने लिखा 1, 2, ठीक है, और 2, 3 और 1, 3, ठीक। अब देखो A1, A2, A2, A3, हमने क्या किया, A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है, मतलब कर रहा है, ठीक है। A2, A3 बिलोंग कर रहा है आर में बिलोंग किया, हाँ किया। हमको क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन हो चाहिए, A1, A3 को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा। A1, A3 क्या आर में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो आर सेट हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। अब फिर इसमें तुम चाहे जितने एलिमेंट आगे ला दो, अगर कोई ऐसा 3 का पेयर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा। फिर उसमें आगे कोई एलिमेंट आए चाहे ना आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते क्या है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि आ रिलेशन इन सेट ए, कोई एक ऐसा रिलेशन सेट ए में इज इक्विवेलेंस, वो इक्विवेलेंस होगा इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी थी रिफ्लेक्सिव की, A बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A, यह कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना,
और ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि अगर A1 कॉमा A2 बिलोंग करे आर में, A1 कॉमा A2 आर में बिलोंग करे और A2 कॉमा A1 भी आर में बिलोंग करे, तभी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये कंडीशन भी मान लो फुलफिल कर दी। अब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन क्या थी? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर A1 कॉमा A2 आर में बिलोंग कर रहा है और A2 कॉमा A3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन मान लिया कि हमने कि A1 कॉमा A3 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉल्स हो गई। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ, अगर यहीं पे हम ये कह दें कि ये जो है ये बिलोंग कर रहा, ये बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा जो आर हमने रिलेशन लिया था। ठीक है, बस इसको इक्विवेलेंस रिलेशन में बस क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, देन A2 कॉमा A1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या है? A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर, तो A1 कॉमा A3 को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बाकी देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ठीक, आ जाओ फंक्शन पे। फंक्शन क्या कहता है और देखते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या कह रहा है? अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। ठीक है, ये कह सकते हो कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, but every relation is not a function। ठीक है, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। वो एक रिलेशनशिप है, मतलब कि कोई रिलेशन दिखा रहा है। विच एक्सप्रेस दैट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। अब एक बार आउटपुट और इनपुट देख लो, जिसको आगे मतलब डोमेन रेंज और कोडोमेन भी एक बार देख लेते हैं। डोमेन देखो, आउटपुट हमने क्या किया? हमने ये माना कि, एक मिनट रुको, हमने ये माना कि हमारे पास ये कोई सेट था A 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई रिलेशन रखा R। ठीक, और यहाँ पे हमने कोई सेट रखा, ये हो गया A, यहाँ पे हमने रखा B सेट। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया A B और C। एक और सेट एक और नंबर ले लेते हैं D। ठीक है, अब देखो डोमेन क्या होता है? जो हम आउटपुट डालें। मान लो ये एक मशीन है। ठीक है, ये हमारे पास रॉ प्रोडक्ट्स हैं, हमने थ्योरी लगाई। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि हमने थ्योरी पढ़ी, फिर जाके लैब में एक्सपेरिमेंट किया। हमने भी एक काम किया, हमने थ्योरी लगाई और हमने सोचा कि अगर वन हमने डाला तो मतलब हमने ये रॉ प्रोडक्ट्स अगर हमने मशीन में डाले तो हमको ये 4 एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ये हमने क्या किया? ये हमने एक्सपेक्ट किया। ये है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। हमने सोचा कि अगर ये 4 एलिमेंट्स डाले तो वो कुछ ऐसा मशीन में फंक्शन करेंगे कि वो ये 4 एलिमेंट्स देंगे। हमको भी कंफर्म नहीं कि कौन कौन से देंगे।
हमने मान लिया कि हाँ ये 4 एलिमेंट्स देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक सबको मशीन में डाला, ये एक्सपेक्टेड था। हमको क्या मिला, हमको आउटपुट मतलब जो रियल आउटपुट मिला वो क्या था, रियल प्रोडक्ट। रियल प्रोडक्ट क्या मिला हम लोग को, रियल प्रोडक्ट मान लो एक कोई सेट मिला सी, ठीक है, ए सी और डी। हमने देखा कि जब हमने आउटपुट इनपुट डाला, ये हो गया हम लोग का इनपुट, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे डोमेन। डोमेन, ठीक है, जो हम लोग का इनपुट होता है वही हम लोग का डोमेन भी होता है, ठीक। सॉरी, हमने रिलेशन में डाला, हमारे पास रियल प्रोडक्ट्स बने, ये क्या, ए सी और डी, जो कि हमने सेट सी में रख दिए, ठीक है। तो ये हो गए हम लोग के आउटपुट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेंज। मैथमेटिकल फॉर्म में या रिलेशन के फॉर्म में हम लोग इसको कहते हैं रेंज। यहाँ इनपुट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनपुट को कह रहे हैं हम लोग डोमेन। यहाँ आउटपुट को हम लोग क्या कह रहे हैं, आउटपुट को कह रहे हैं हम लोग रेंज, ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसको भी तो कोई नाम देंगे मैथ्स के टर्म में। यह हम लोग का एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, यह हम लोग का कहलाएगा कोडोमेन। अब देखो हम लोगों ने इंपुट किया 1 2 और 3, रिलेशन में इंपुट किया, हम लोग के पास मिला गया ए सी और डी। 1 2 मतलब सेट ऑफ 1 2 एंड 3 क्या है, डोमेन या फिर इंपुट, सेट ऑफ इंपुट, ठीक है। जो रियल प्रोडक्ट्स यानी कि ए सी और डी है वो क्या है, वो है हम लोग का क्या है, आउटपुट या रेंज, है ना। जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था थ्योरी लगा के कि क्या क्या मिलेगा, हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, 1 ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा, ठीक। वो हम लोग का क्या हो गया, कोडोमेन। अब देखते हैं आके इसमें, देखो कह रहा है कि फंक्शन में क्या कह रहा है, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप विच एक्सप्लेन्स दैट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। मतलब कि हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लो इसमें हम दिखाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है, 1 2 3, ए बी सी और डी। हर एक इनपुट के लिए हर एक है, यहाँ पे ईच वर्ड ना भूलना, हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट आना चाहिए। मान लिया हमने 1 के लिए बी आ गया, 2 के लिए ए आ गया, 3 के लिए डी आ गया, ठीक है। क्या आया, 1 के लिए बी, 2 के लिए ए और 3 के लिए डी, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट है ए का, मतलब इनपुट के सारे एलिमेंट्स हो गए। आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक ही एक आ रहा है, तो ये हम लोग का फंक्शन है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो कि 2 का सी भी हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये ओनली वाली कंडीशन गलत हो गई। जब ओनली वाली कंडीशन गलत हो गई तो ये फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब ये तो है फंक्शन, ये तो है फंक्शन। क्यों, देखो ये ना कहना कि यहाँ पे सी छूट गया है। यहाँ पे इनपुट की बात, मतलब हर एक इनपुट की बात की गई। आउटपुट के लिए हमको सिर्फ इतना कहा गया कि एक आउटपुट आना चाहिए, बाकी और हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मान सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई एक और वो होता एलिमेंट, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक और एलिमेंट है 4, अब अगर ये किसी से रिलेट ना करे तो ये फिर फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ का है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक इनपुट के लिए। यहाँ पे 4 तो छूट ही रहा है ना, 4 तो इनपुट में भी है, 4 तो सेट ऑफ इनपुट में है, लेकिन ये तो छूट रहा है। अब अगर मान लिया हमने ये सी में रिलेट कर गया, अब ये फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये भी रिलेट कर गया। इधर के सारे एलिमेंट्स रिलेट करने चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट्स को इधर कोडोमेन के सभी, मतलब किसी एक एलिमेंट से रिलेट करना ही पड़ेगा। अगर 2 से कर रहे हैं तो फिर वो क्या बनेगा, वो फिर रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे देखो इनपुट हमने 1 रखा, ठीक है, इसकी इमेज क्या बनी। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक मिरर लगाया है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिरर लगाया, हमने यहाँ पे खुद को खड़ा किया, तो यहाँ पे हम लोग को अपनी इमेज दिखती है, यहाँ पे हम लोग को अपनी इमेज दिखती है। तो वैसे ही मान लो कि ये हो गया इनपुट,
ये हो गया हम लोग का रिलेशन या फंक्शन, और ये हो गया हम लोग का इमेज। हमने क्या किया, इनपुट पुट किया, फंक्शन ने कोई काम किया या रिलेशन या फंक्शन ने जिसने भी कोई काम किया हमको एक इमेज ला के दे दी। इसी को कहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका 1 का इमेज क्या है बी, 1 की इमेज क्या है बी, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज डी और 4 की इमेज सी। अब देखो इधर से तो हमने देख लिया कि उधर क्या दिख रहा है, मतलब जैसे हमने माना इधर से उधर देखा है, तो 2 से ए क्या है, 2 का मतलब जैसे अगर हम लोग लिखें तो 1 इज द इमेज ऑफ, नहीं सॉरी यहाँ पे होगा बी इज द इमेज ऑफ 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बी क्या है, ए की इमेज है, मतलब कि आउटपुट है। जब हमने 1 डाला तो क्या आउटपुट मिला। अब अगर हम इधर मतलब 1 से अगर हम देखें तो क्या, मतलब बी के रेस्पेक्ट में देखें, जैसे अब हमने इधर से पहले देखा था, इधर से हमको उधर का दिख रहा था कि ये इमेज 1 नहीं है। अब हमको इधर से उधर भी तो देखना पड़ेगा कि इधर से उधर क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर हम 1 को देखें तो 1 हो जाएगा प्री इमेज ऑफ बी। जब इधर से इधर देखोगे, मतलब बी के रेस्पेक्ट में 1 को देखोगे तो वो हो जाएगा प्री इमेज, 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्री इमेज। लेकिन अगर 1 के रेस्पेक्ट से बी देखोगे तो बी हो जाएगा इमेज, ठीक है। ये भी आगे काम लगेगा, इसलिए बता दिया। देखो हाँ, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। देखो हमने क्या कहा था, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन विच ओबेस अ रूल या सम रूल, जो कुछ रूल्स फॉलो करता है। कौन कौन से रूल्स, कि हर एक एलिमेंट मतलब क्या डोमेन का हर एक एलिमेंट बी उसके को डोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी जैसे देख सकते हो, यहाँ एक्स होगा या नहीं, एक मिनट, वाई शुड बी कनेक्टेड टू अ, हाँ यहाँ एक्स होगा, ठीक है। एवरी वाई वैल्यू शुड बी कनेक्टेड टू ओनली वन वाई, सॉरी, एवरी एक्स वैल्यू शुड बी कनेक्टेड टू वाई वैल्यू। मान लो कि ये हम लोग के एक्स हो गए, ये हम लोग के वाई हो गए। एवरी एक्स वैल्यू शुड बी कनेक्टेड टू वन वाई वैल्यू, ओनली वन वाई वैल्यू है, ये ओनली वर्ड ना भूलना, ठीक है। देखो फंक्शन पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं, डेफिनेशन तो पढ़ लिया हमने, आगे देखते हैं क्या है। फंक्शन को मैथमेटिकल देख लेते हैं, हाँ ठीक है। रिलेशन एफ या फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए, देखो हम चाहे इसको फंक्शन कहें चाहे रिलेशन कहें, हाँ ये है कि रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, लेकिन फंक्शन को हम लोग रिलेशन कह सकते हैं। फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ every element of A has one and only image of B। जैसे हम अभी पीछे बात की थी ना इमेज की, one and only image of B in B, सॉरी, कि रिलेशन A से हमने B बनाया तो A के हर एक एलिमेंट की, A के हर एक एलिमेंट की, A के, एक मिनट, A के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया। फंक्शन क्या है कि हर एक एलिमेंट की, मतलब हर एक एलिमेंट किसकी, कौन से एलिमेंट की, हर एक क्या इसको लिख देते हैं, हर एक एलिमेंट ऑफ ए की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, किसमें, इन बी में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो हम लोग इसको कहेंगे फंक्शन, ठीक, क्योंकि हम लोग का फंक्शन। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स या डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, ये बार बार वही बताना ठीक नहीं रहेगा, है ना। हाँ अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या कहेंगे, वन फंक्शन होता है जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है।
इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन होता है जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन कितने टाइप्स के हुए? फंक्शन हुए 3 टाइप्स के, वन वन और ऑन टू और वन वन एंड ऑन टू। अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। ठीक है, अब देखते हैं इनको भी एक एक करके। सॉरी, अब देखो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? अ फंक्शन y टू x टू y इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव। एक कोई फंक्शन है f, मतलब x टू y है, मतलब x से y में है फंक्शन, वो वन वन और ऑन टू कब कहलाएगा? इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x की हर एक इमेज अंडर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि हर एक x की जो वो होगी क्या एलिमेंट है x के। मान लिया जैसे हमने कोई एक यहाँ पे लिया x, यहाँ पे लिया y, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 A B C, एक मिनट, और यहाँ पे हमने एक ले लिया D। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, या हर एक x की इमेज जो हो वो अलग डिस्टिंक्ट हो, अलग हो हर एक एलिमेंट की। जैसे हमने माना 1 D से किया, 2 A से किया और 3 B से किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A की इमेज क्या है? D है। 2 की इमेज क्या है? मतलब 1 की इमेज क्या है? D है। 2 की इमेज क्या है? A है। और 3 की इमेज क्या है? B है। तो यहाँ देखो हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज बन रही है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑन वो वन वन फंक्शन। एक और बात बता दे, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक ये ले लिया A, ये हमने ले लिया B, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया A B और C। ठीक है, अब देखो मानो कि जैसे 1 को हमने वो फंक्शन में किसी में पुट किया हमने, तो क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? इधर के हर एक एलिमेंट की सिंगल वैल्यू इमेज होनी चाहिए उधर। मान लिया 1 की इमेज B है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज C है, 4 की इमेज B है। अब ये मत कह देना कि ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। यहाँ पे देखो हर एक के एलिमेंट्स की एक अलग इमेज बन रही है। ये क्या, देखो सिंगल इमेज है, सिंगल ही इमेज चाहिए हमको फंक्शन के लिए। 4 की एक ही इमेज बन रही है B, 3 की एक ही इमेज बन रही है C, 2 की एक ही इमेज बन रही है A और 1 की एक ही इमेज बन रही है B। तो ये क्या है? ये फंक्शन है। ये मत कह देना कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर B की प्री इमेज बन सकती है 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इधर से कोई उधर 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब आओ इधर। अब अगर हमको इसको कंडीशन में देखना है तो फॉर एवरी x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1 जो कि x में बिलोंग करे, तो उनके लिए होना चाहिए कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये है कंडीशन है कि मानो कि 2 एलिमेंट है x1, या ऐसे लिखो, लेट x1 और x2 आर एलिमेंट्स ऑफ सॉरी आर एलिमेंट्स ऑफ x। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है? 1 1 के लिए कंडीशन होगी, 1 1 के लिए कंडीशन है, 1 1 के लिए कंडीशन है f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ये कब होगा? f(x1) इज इक्वल टू f(x2) क्या कब होगा? जब x1 इज इक्वल टू x2 हो। या अगर y के टर्म में देखो तो y1 इज इक्वल टू y2 कब होगा? जब x1 इज इक्वल टू x2 हो। ठीक है, यानी कि x1 और x2 हमने मान लिया कि 2 एलिमेंट्स थे। हमने मान लिया कि यहाँ पे भी हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, हमने वैल्यू में पुट किया, हमारे पास यहाँ पे आया 2, यहाँ पे भी आ गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कि हमने 1 और 2 लिया, जैसे मानो कि हमने यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया, और हमारे पास तब भी जो आउटपुट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं 2 और 2, तो वो फंक्शन नहीं, वो 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो वो फिर कौन सा फंक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा, कहाँ गया? वो कहलाएगा, अरे बैक नहीं, आगे
वो कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? वन वन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर implies that x1 is equals to x2। क्या थी कंडीशन? f(x1) is equals to f(x2) implies that x1 is equals to x2। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो वो वन वन होगा, और अगर ये कंडीशन है मैनी वन के लिए क्या कंडीशन होगी फिर? ये तो इक्वल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ क्या कह रहा है कि x यहाँ पे होनी चाहिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) when x1 does not equals to x2। सही है ना? देखते हैं एक बार इमेज से देख लेते हैं। ठीक है, हमने माना ये एक a है, ये एक b है, ये हो गया a, ये हो गया b, 1 2 3 और a b c। ठीक है, देखो हमको क्या चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2 ना हो, हमने दो ले लिए, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ये हमने माना ये हो गया हम लोग का x1, ये हो गया हम लोग का x2। ठीक है, देखो बराबर नहीं है ना, 1 डज नॉट इक्वल टू 2, तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, अब देखो हमने माना कि a की इमेज b पे बनी, लेकिन और 2 की कहाँ गया? हाँ, 1 की इमेज b पे बनी, 2 की इमेज भी b पे बनी। ये फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। वन वन के लिए अगर देखें तो जैसे मानो कि ये हो गया, हमने a लिया, b लिया, 1 2 a b, हमने माना कि ये हो गया एक बार में x1, एक बार ये हो गया x2। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? ये कहीं भी रिलेट करे, माना यहाँ रिलेट किया, तो जब x1 था तो a क्या बना हम लोग का? f(x1), और जब 1(x2) था तो ये क्या बना? f(x2). ठीक है, अब ये फिर चाहे इससे रिलेट करे चाहे ना करे, हमको कोई मतलब नहीं। तो अगर 1 1 है तो ये कंडीशन होगी, 1 1 के लिए क्या कंडीशन होगी? f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। और अगर मैनी वन है तो क्या कंडीशन होगी? ये f(x1) इज इक्वल टू f(x2) व्हेन x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये बात याद रखना। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि ये इधर भी आ जाए, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ बता दें, f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2) व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 है, तब पता है क्या होगा? तब यहाँ पे होगा नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अब एक बार इसको तुम लोग सोच के देखना। ठीक है, एक और चीज, जैसे अब देखो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो दोनों बराबर हो, या तो x1 सिर्फ f(x1) f(x2) बराबर हो, या तो दोनों ना बराबर हो, या तो x1 x2 बराबर हो लेकिन f(x1) और f(x2) नहीं, क्या ये मतलब, एक मिनट, दोनों ना बराबर हो वाली कंडीशन छूट गई, सॉरी। f(x1) डज नॉट इज इक्वल टू f(x2) व्हेन x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तब हम लोग इसके लिए we cannot say anything। ठीक है, इन दोनों बातों पे एक बार तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, इन दोनों बातों को एक बार तुम लोग ध्यान देना, बाकी ये मैंने बता ही दिया है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अ फंक्शन f(x2y) इज सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये सर्जेक्टिव भी होता है ना, और इनटू वो उसको 1 1 को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वो क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन होता है। सॉरी, if every element of y is a image of some elements of x under f। ठीक है, मतलब कि क्या इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हर एक एलिमेंट है y का
वो किसी ना किसी के साथ एक इमेज बनाना चाहिए, मतलब वो किसी एक का इमेज होना ही चाहिए। जैसे मानो कि ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, 1 का एलिमेंट बी के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या कहती, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एक मिनट को इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, इसका हम लोग नामकरण करेंगे चेंज। इसको हमने किया एक्स, इसको हम लोगों ने किया वाई। अब देखो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यहाँ तो सी छूट रहा है, चलो आगे देखते हैं। इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के किसी एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यहाँ पे सी छूट रहा है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ एक काम हो सकता है, अगर यहाँ से सी को हम लोग हटा दें तो देखो तब कंडीशन फुलफिल हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स, हो रही है। वाई का हर एक एलिमेंट एक्स के किसी एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अभी कंडीशन फुलफिल हो रही, अगर सी हम लोग ला देंगे तो कंडीशन फिर नहीं सेटिस्फाई होगी। ठीक है या तो ये भी कह सकते हो कि क्या क्या, एक मिनट, हाँ, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। ये मानो अगर हमने वो मशीन वाला कॉन्सेप्ट लेना, अगर हमने एक्सेप्ट ही मतलब एक्सपेक्ट ही ना किया होता कि यहाँ पे सी आए, तो क्या ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब जैसे हमने मानो कि 3 आउटपुट इनपुट थे, हमने क्या किया, हमने एक्सपेक्ट किया कि 4 आउटपुट बन सकते हैं, इन चारों में से कोई एक बन सकता है, ये इसके साथ बना, ये इसके साथ बना, ये इसके साथ बना। या एक काम करो, जैसा इधर है कंडीशन में उसे को, अगर हम सी को हटा दें, माना कि हमने सिर्फ एक्सपेक्ट ही किया होता कि यही 3 बनेंगे, तो 1 डालने पे ए बनता, 2 डालने पे बी बनता और 3 डालने पे बी डी बनता। तो हर एक एलिमेंट जो एक्सपेक्टेड था वो इधर इनपुट से मैच कर गया, रिलेट कर गया, तो ये हम लोग का ऑन टू बन गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने सी को एक ज़्यादा कर दिया, तो हम लोग का कोडोमेन, ये पूरा कोडोमेन होता है, रुको साफ कर दे एक मिनट, ये पूरा कोडोमेन है। रेंज क्या है, रेंज ये है और ये है, मतलब इन दोनों का इंक्लूड करोगे तभी तो रेंज बनेगी। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तभी तो ऑन टू होगा, इसके लिए एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, क्या रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, वाई के हर एक एलिमेंट को किसी एक्स के किसी भी एक एलिमेंट का इमेज होना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट छोड़ दो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सी छोड़ रखा है तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है। ओके, अगर ये ऑन टू नहीं है तो क्या है फिर, यह है इनटू। ठीक, इनटू के लिए क्या, अब देखो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या थी, ऑन टू के लिए कंडीशन है कोडोमेन, एक मिनट, एक चीज मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे ये कर दो कि कोडोमेन इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ लेस देन इज और इक्वल टू रेंज। अब मानो कि हमने यहाँ पे माना कि हमने यहाँ पे बी भी, हमने कहा कि ए भी नहीं, ये सी भी नहीं है और ये बी भी नहीं, तो क्या करेगा, 2 इसके साथ करेगा। तो कोडोमेन और रेंज क्या है, देखो एक मिनट, रेंज क्या है, रेंज को अगर हम लोग लिखें तो ए कॉमा बी बनेगा, जिसको हम लोग बाद में ए कॉमा बी ही कह देंगे। कोडोमेन क्या बना हम लोग का, सॉरी डी, सॉरी यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे होगा डी। ठीक है, कोडोमेन हम लोग का क्या बना, ए कॉमा बी। तो देखो रेंज हमेशा बड़ी हो सकती है, जब लिखोगे, जब आउटपुट लिखना है ना तो ऐसे लिखना, नहीं तो रेंज को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, जब चेक करने के लिए सिर्फ लिखना, रेंज क्या हो सकती है, रेंज बड़ी हो सकती है कोडोमेन से, रेंज बड़ी हो सकती है कोडोमेन से। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देख लो कि कोडोमेन इज लेस देन और इक्वल्स टू रेंज, या ज़्यादा तो इक्वल्स टू ही होता है। इनटू के लिए क्या कंडीशन होगी, कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज, इज ग्रेटर देन रेंज। जब कोडोमेन
या तो रेंज के बराबर हो या उससे छोटी हो, है ना, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन कब होगा, जब कोडोमेन रेंज से बड़ी होगी। ठीक, देखते कोई कुछ और बचा। हाँ एक लास्ट और बचा, क्या, बाइजेक्टिव। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इंजेक्टिव पढ़ लिया। इंजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी कि हर एक एलिमेंट दूसरे से, मतलब वाई का सॉरी एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेट करे, लेकिन एक ही इमेज बनाए। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी, या सर्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी कि हर एक वाई के एलिमेंट जो हो वो एक्स का एक एक्स के किसी भी एक एलिमेंट का इमेज हो। ठीक है, अब देखते हैं बाइजेक्टिव। सॉरी, फंक्शन x to y, a function f x to y is said to be on to or 1 1 and on to। और बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव कब कहलाएगा, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो 1 1 एक बार कंडीशन रिपीट कर लेते हैं, क्या थी 1 1 के लिए कंडीशन थी, 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, को यहीं पे लिख देते हैं, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन y, इमेज इन y। x के हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए उसमें y में कोई एक अलग इमेज होनी चाहिए, ये नहीं कि सेम इमेज है, तो वो 1 1 कहलाता है। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज, या सॉरी होगा इज अ इमेज ऑफ एनी, या स्लैश करके सम भी कह सकते हो, सम एलिमेंट ऑफ एक्स, कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का हर एक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ एनी और सम एलिमेंट ऑफ एक्स, वो किसी ना किसी एक्स के एक एलिमेंट के साथ उसका इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पूरा रिलेशन चैप्टर कवर कर लिया है, अब कल हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।